फिजिक्स में लास्ट टाइम आपने पढ़ा हुआ था कि अगर हम दो समांतर सीधे धारावाही तारों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच कितना बल लगता है उनकी प्रति मीटर लंबाई पर। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताए थे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, उसको भी बता देते हैं और फिर आज के आर्टिकल पर हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल ये कि आप देखते हैं कि अगर दो तार सीधे तार हैं बिल्कुल और उनमें हमने समान दिशा में धारा प्रवाहित कर दी है, तो कौन सा बल उनके बीच लगने लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण? समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर आकर्षण बल लगने लगता है। अब थोड़ा सा सोचिए, एक वायर ये है और एक वायर ये है, दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, इन पर आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण बल लग करके ये दोनों तार एक दूसरे के ऐसा नजदीक आना शुरू हो जाएंगी। ये वायर ऐसी हो जाएगी और आकर्षण बल की वजह से ये वायर भी ऐसी हो जाएगी। तो खतरा ये है कि ये दोनों वायर अगर और नजदीक आ जाएंगी तो ये दोनों ऐसा जुड़ जाएंगी, चिपक जाएंगी और फिर इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए करंट दोनों में समान डायरेक्शन पे तो फ्लो होगी। पावर हाउस से आपके घर तक करंट भेजी जाती है, तो दोनों तार अगर एक दूसरे के समांतर लगी है तो उनमें समान दिशा में ही धारा आ रही है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, दोनों तार एक दूसरे की ओर खींचती हैं। वो एक दूसरे से कहीं ऐसा नज़दीक आकर जुड़ मत जाएं, चिपक मत जाएं, शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहेगा। इस वजह से ही पहले से ही तारों को एक तो दूर दूर लगाया जाता है, दूसरा अगर पास लगाना भी हमारी मजबूरी हुई तो उनके बीच में फिर हम ऐसा स्पेसर लगाते हैं। आपने देखा होगा हाई टेंशन लाइन, बड़े बड़े पिलर खंभे जो बने होते हैं उनमें जो दो तार पास पास ऐसे जाती हैं, उनके बीच जगह जगह पर बीच बीच में ऐसा बंधा होता है, उसको हम स्पेसर बोलते हैं। स्पेसर मतलब वो तार के बीच का एक डेफिनिट स्पेस बना के रखता है। कभी कभी गाँव में देखा होगा आपने, नीचे जैसे दो तार ऐसे जा रही हैं तो नीचे वाली तार पे ईंटा बांध के लटका देते हैं उसको, क्यों? ताकि वो नीचे की ओर खिंची रहे, ऊपर ऐसा आकर्षित होकर मत जाए। और स्पेसर्स हाई टेंशन लाइन में तो साफ दिखेगा आपको, जो दो तार ऐसे अगल बगल से जाती है ऐसे होकर के, उनमें आप देखिए बीच बीच में ऐसा एक पीस बंधा रहता है मेटल का। मेटल का क्या कुछ अलग बंधा रहता है ताकि वो कहीं एक दूसरे से टच मत हो जाए। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? देखा है? ठीक है, फिर से देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। अभी यहाँ से निकलेंगे आपको ये टेंशन लाइन मिलेगी, या जहाँ भी आपकी तरफ हाई टेंशन लाइन मिलती है वहाँ पर आप देखिए स्पेसर्स। तो वो जो बीच में नॉन मेटल लगा होता है उसको बोलते क्या है? स्पेसर बोलते हैं। वो स्पेस बना के रखता है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आज हमने एक नया आर्टिकल लेना है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण। लास्ट टाइम चुंबकीय क्षेत्र में सिर्फ एक वायर रखी गई थी जिसमें धारा बह रही थी। तो अगर बी चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई का एक तार रख दें जिसमें आई धारा बहती है, तो उस तार पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। और इस फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। लेकिन अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में उस एक वायर के बजाय, एक तार की बजाय हम पूरी की पूरी कॉइल रख दें, उस पर कॉइल बना के रख दें, कुंडली बना के रख दें, तार की एक कॉइल बनाएं और उसको अगर रख दें और फिर उसमें हम करंट को फ्लो करवा दें। कॉइल हम कैसी भी बना सकते हैं, सर्कुलर भी बना सकते हैं और कॉइल को हम आयताकार भी बना सकते हैं। आप एक धातु का तार लीजिए, उस तार का आयताकार फ्रेम बना लो। आप ऐसा कैसा आयताकार फ्रेम बना लो? इस तरह का एक आयताकार आप फ्रेम बना लो।
यहां बीच में कुछ नहीं होगा, सब खाली जगह है बीच में, ये तार केवल आसपास लगा हुआ। ये ऐसा एक फ्रेम बना लो, इसको हम बोलेंगे कॉइल। हम चाहें तो कॉइल वृत्त के आकार की भी बना सकते हैं, देखें, पर अपनी सुविधा और कैलकुलेशन के लिहाज से हमने जो कॉइल आज बनाई है वो आयताकार कॉइल बनाई हुई है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये एक कॉइल हमने बनाई, इस पे क्या करेंगे, हम करंट को फ्लो करेंगे, एक तरफ से करंट को फ्लो करेंगे। ये करंट ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे आएगी, ये एक तार लगा हुआ है, ये करंट इसमें जाएगी, फिर इस भुजा में जाएगी, इस भुजा में जाएगी, इसमें ऐसे, और इससे फिर बाहर निकल जाएगी। ये ऐसा आप मान लो, पर ये जैसे ये पूरी ऐसे बनी हुई है, पर ये कॉइल ऐसी नहीं होती है। केवल तार का, मैंने बोला ना, एक वायर ले लो और वायर का एक आयताकार फ्रेम बना लो, बस वैसे ही होती है। अब ये कॉइल बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई जा रही है, थोड़ी सी ये कॉइल हल्की सी तिरछी आपको दिखाई जा रही है, समझ रहे हैं? तो सामने से आप देख रहे हैं और हल्की सी ये ऐसे तिरछी रखी हुई है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब आप देखो, इसकी इस वाली भुजा में भी करंट है, इस वाली भुजा में भी करंट है, सब चालक पदार्थ के बने हुए, तो इस वाले कंडक्टर में भी करंट है, इसमें भी करंट है, चार भुजाएं इसकी हैं, चारों में करंट है। और हमने क्या किया, इस कॉइल में करंट फ्लो करवा के इसे जाकर के एक चुंबकीय क्षेत्र में प्लेस कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो लास्ट क्लास में एक कंडक्टर था, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे, तो उस पर निकाला था कि कितना बल लगेगा। आज हमने क्या किया है, एक कंडक्टर नहीं बल्कि कंडक्टर की बनी हुई पूरी की पूरी एक कॉइल ही चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, और फिर देखेंगे कि कितना फोर्स लगेगा और क्या होगा, वो सारी चीजें देखनी है। तो ये तो कॉइल बना के करंट फ्लो करवा दिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम इसके दोनों तरफ, जैसे ये कॉइल रख दी हमने बीच में, तो इधर भी और इसके इधर भी पावरफुल मैग्नेट रख देंगे। चाहे आप नेचुरल मैग्नेट रख दो या आप वैद्युत चुंबक रख दो, बिजली के बना करके चुंबक रख दो, कोई भी रख दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को आना चाहिए, बस। मैग्नेटिक फील्ड चाहे जहां से बनाओ आप। तो यहां पर भी हम बना देते हैं, देखो, एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल लगा देंगे और दूसरी तरफ मैग्नेट का साउथ पोल। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर कर जाती है, बहुत बार बताया मैंने आपको। नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलेंगी, साउथ में एंटर कर जाएंगी। नॉर्थ से ऐसे निकली, साउथ में जाके एंटर कर गई। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चली, साउथ में एंटर कर गई। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, साउथ में एंटर कर गई। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र इसमें बन गया। मैंने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो B के बराबर है, ठीक है। और ये कॉइल इस पे रख गई। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B है और उस चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ एक काम और कर लेते हैं, इस कॉइल का कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख लो P, Q, R और इसको कर देते हैं S। P, Q, R, S, ये हमने कॉइल का नाम रख दिया। इसके हर भुजा में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I। ये वाली भुजा जो कि लंबाई माने ले रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं L, लंबाई। भाई आयताकार अगर कॉइल होगी तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीजें आएंगी, तो इसको मैंने क्या मान लिया? L। और इसको क्या माने ले रहे हैं? कुछ भी मान लो, W मान लो, B मान लो, जो आपकी मर्जी आ जाए। इसको हम W मानने ले रहे हैं। विड्थ, चौड़ाई होती है ना ये। एक काम करते हैं, पहले इतनी चीजें हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने लिया है। यहां पर लिख लेते हैं, माना
पी क्यू आर एस एक एक आयताकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। I विद्युत धारा चित्रानुसार प्रवाहित होती है। माना कुंडली की लंबाई PS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू L। कुंडली की लंबाई ये PS और QR ये दोनों L सेंटीमीटर हैं, L लंबाई के हैं, तथा चौड़ाई में कौन कौन सी भुजाएं हैं? PQ और SR या RS। ये हमने कितना मान लिया? W। ठीक, माना यह कुंडली B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखी है। क्षेत्र के लंबवत कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की तरफ है और कॉइल को हमने ऐसा रख दिया है। अब आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, कॉइल ऐसे रखी हुई है इस तरह से, तो लंबवत ही रखी हुई है कॉइल। अब ध्यान से देखें, SP जो आप देख रहे हैं भुजा, ये एक चालक तार है, बाकी भूल जाइए आप। SP एक कंडक्टर है, L लंबाई का है, I वैद्युत धारा बह रही है, D तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है। तो ये तो वही कंडीशन आ गई ना कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही चालक रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक रखा होता है तो उस पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। कितना बल लगना शुरू हो जाता है? सूत्र क्या उसका? I इंटू B इंटू L इंटू साइन थीटा। तो बेटा आप ध्यान से देखें, SP, PQ, QR, SR ये सब धारावाही चालक हैं, सभी चालक हैं, सब में धारा बह रही है और सब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर है। तो सभी चालकों पर, या हम यूं कह सकते हैं कि सभी भुजाओं पर चुंबकीय बल लगेगा। कितना कितना चुंबकीय बल लगेगा इसको एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले भुजा PS पर लगने वाला चुंबकीय बल, भुजा PS पर चुंबकीय बल, इसको हम F1 माने ले रहे हैं। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? IBL साइन थीटा। भुजा PS में कितनी करंट है? I। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? B। भुजा PS की लेंथ कितनी है? L। और साइन थीटा, क्योंकि कॉइल लंबवत रखी है, देखो ये लंबवत है, तो जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो ये साइड ऐसे लंबवत आएगी। एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं लगाते इसे। ये F1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, इस F1 की डायरेक्शन भी बताइए। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे।
इसमें इसको बी की तरफ, इसे आई तो ये एफ बता देगा। बी की तरफ रखना है। चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर है? नॉर्थ से साउथ, इधर से इधर की तरफ है। हमने बी की तरफ इसको कर दिया। इसको करंट की डायरेक्शन पे रखना है आपको, ऊपर की तरफ, ऐसा कर दीजिए। अंगूठा किस तरफ इशारा करता है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इस भुजा पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर लगेगा, और इसको हमने माना कितना है? F1। इसमें मैं अगर आपको बताऊंगा तो किधर की तरफ लग रहा है फोर्स, बताइए। ऐसा अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो ऐसा फोर्स लग रहा है इस पे। ये फोर्स जो है इसको अंदर ले जाना चाहता है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? भुजा PQ पर लगने वाला बल, इसको हम मान लेते हैं F2। हाँ, इसकी डायरेक्शन तो नोट कर दी जाए जरा। डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इनवर्ड, अंदर की ओर। F2 की वैल्यू कितनी आएगी? मतलब PQ पर लगने वाला बल, फिर से वही IBL sin थीटा। करंट I है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और भुजा PQ की लंबाई कितनी है? W। तो इसका सूत्र क्या बना? IBW sin थीटा, क्योंकि कॉइल हमने लंबवत रखी है इसलिए sin 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ये कॉइल रखी है, 90 डिग्री एंगल है, लंबवत रखी है कॉइल। तो इस भुजा पर लगने वाला बल कितना बन गया? IB × W। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन जरा बता दीजिए डिसाइड करके। बाएं हाथ का नियम लगाइए, इसको B, इसको I, तो ये F बता देगा। B किधर की तरफ? इधर की तरफ, हमने B की तरफ रख लिया। I किस तरफ फ्लो हो रही है इस पे? ऐसा पीछे की तरफ, तो ऐसा पीछे कर दीजिए। देखो, ऐसा तो कर सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है ना, ऐसा कर दिया। करंट किस तरफ जा रही है? कॉइल देखिए ऐसे जल्दी से, इधर से करंट आई, फिर ऐसा पीछे की तरफ जा रही है, जा रही पीछे की तरफ, तो इसको पीछे की तरफ ले जाइए, ऐसे ले गए। देखो अंगूठा किस तरफ इशारा कर रहा है? नीचे की तरफ। तो भुजा PQ पर जो बल लगेगा वो बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ऐसा लगेगा, F2। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो इसको हम बोल देते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। ठीक है, अगली भुजा लीजिए। अगली नेक्स्ट भुजा कौन सी लेनी है? SP ले लिया, PQ ले लिया। QR भुजा पर लगने वाला बल बताइए, कितना चुंबकीय बल लगेगा? लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F3। मान लेते हैं F3 बल लगा। क्या वैल्यू आएगी बताइए? सबसे पहले I × B × L। ठीक है, sin थीटा लंबवत कॉइल होने की वजह से कितना हो गया? 90 डिग्री। तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। छोड़ दीजिए उसको। बल की दिशा बता दीजिए जरा, इस पे क्या किस तरफ लगेगा? कॉइल दिख रही है आपको? करंट ऐसे जा रही है, फिर पीछे जा रही है। तो ये वाली जो भुजा आप ले रहे हैं, ये वाली भुजा किस तरफ करंट है? नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे? तो बस आप सेट कर दीजिए तुरंत। ये B की डायरेक्शन, ये I की डायरेक्शन। बताइए अंगूठा किस तरफ इशारा करता है? ऐसा बाहर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। आउट मतलब बाहर, आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ। इसको आप ऐसा बना सकते हो, F3। अगर कॉइल को पकड़ के मैं आपको दिखाऊं तो ये कैसा फोर्स लग रहा होगा? F3 बिल्कुल ऐसा लग रहा है। समझ आ रही बात आपको? अगर तिरछे भी रख के देखोगे तो इस वाली भुजा पर किस तरफ बल था? अंदर की तरफ, बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ ऐसा।
और इस वाली भुजा पर किस तरफ बल है, ऐसा बाहर की तरफ। ठीक है, याद रहेगा सबको, भूलिएगा नहीं भाई आप लोग। आउटवर्ड इसीलिए हमने लिख दिया है। नेक्स्ट भुजा कौन सी बची, आर्यस। भुजा आर्यस पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, इसको मान लेते हैं F4 IB इंटू W। डायरेक्शन बताइए बस हमको, फिर से हाथों को सेट करिए। जो भुजा आर्यस है उसमें करंट आपकी तरफ ऐसा आ रही है, थोड़ा तिरछी रखी है हमने, ऐसे मान लो आप, आपकी तरफ ऐसे करंट आ रही है, B उधरी की तरफ है, ये B है, करंट आपकी तरफ आ रही है, ये B हो गया, करंट आपकी तरफ आ रही है, अंगूठा किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है आपको। तो आर्यस भुजा पर जो चुंबकीय बल लगा किधर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ लगा, इस तरह से। इसको हमने कितना मान लिया, फोर्स F4, इसकी डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। समझ आ गया आपको। अब सबसे पहले ये बताइए, कॉइल की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं पर एक एक बल लगता है, तो कॉइल पर लगने वाला नेट बल कितना हो गया। कुंडली पर लगने वाला नेट बल, ध्यान से सभी देखेंगे। ये अंदर की तरफ लगने वाला बल कितना है इसका, IBL। बाहर की तरफ लगने वाला बल कितना है, IBL। दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं, तो ये बल इस बल को क्या कर देगा, कैंसल। इस भुजा पर बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, कितना, IBW। और इस पर बल किस तरफ लग रहा है, कितना, IBW। ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्यों, क्योंकि बराबर हैं, विपरीत हैं, एक ही वस्तु पर काम कर रहे हैं, इसलिए F1 किससे कैंसिल हो जाएगा, F3 से। F2 किससे कैंसिल हो जाएगा, F4 से। तो कितने बल बचेंगे, नेट, कितना नेट बल कॉइल पर बचेगा, 0। तो कुंडली पर लगने वाला नेट बल कितना हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, उसका रीजन हम दे सकते हैं, बिकॉज F1 इज इक्वल टू माइनस F3 एंड F2 इज इक्वल टू माइनस F4। देखो इससे क्या पता लग रहा है आपको, इससे ये पता लग रहा है F1 और F3 के परिमाण बराबर हैं, लेकिन दिशाएं कैसी हैं, विपरीत, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। F2 और F4 के परिमाण बराबर है परंतु दिशाएं विपरीत है, विपरीत सदिश है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए नेट बल कितना हो गया, किसी भी वस्तु पर नेट बल 0 हो गया है तो क्या होगा, आंसर है वो रेखीय गति नहीं कर सकती। याद रख लीजिए, अगर किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 है तो वो कौन सी गति नहीं कर सकती, तो ये वाली कुंडली जो कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी है, ये क्या नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। तो नोट कर देते हैं, इसलिए यह कुंडली रेखीय गति नहीं कर सकती है। कौन सी गति नहीं कर सकती, ठीक है, रेखीय गति नहीं कर सकती, मतलब जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख के करंट फ्लो करवाओगे तो ये ऐसे 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 चलना शुरू नहीं करेगी। समझ में आया आपको, क्योंकि नेट बल 0 है, और अगर किसी वस्तु पर नेट बल 0 है, नेट बल के प्रभाव में वस्तु गति करती ही कौन सी है, रेखीय गति। नेट बल के प्रभाव में वस्तु लीनियर मोशन करती है,
और अगर नेट बल ही जीरो है तो वो लीनियर मोशन नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं कर सकती। लेकिन एक छोटी सी चीज आप सबको समझना है, क्या? इस वाली भुजा पर लगने वाला बल और इस वाली भुजा पर लगने वाले बल को थोड़ा सा गौर करिए। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, बिल्कुल एक लाइन में है लाइन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर इस भुजा पर लगने वाला बल और इस भुजा पर लगने वाले बल की बात करिए, अगर ये इधर की तरफ लग रहा है, देखो इस पर नीचे की तरफ लगाओ, इस पर ऊपर की तरफ लगाओ, ऐसे लगाओ, क्या होगा कॉइल का? हम लगा तो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, हल्की होगी कॉइल और बल ज्यादा लग जाएगा तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। लेकिन इतना बल तो थोड़ी लग जाएगा कि कॉइल को बिल्कुल पिचका देगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे से कैंसिल होकर कॉइल पर कोई इफेक्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अब इन दोनों बलों की बात करिए जरा, ये बल किस तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ, ऐसा लगा हुआ है। और इस वाली भुजा पर बल किस तरफ लग रहा है? ऐसा बाहर की तरफ। आपने क्लास 11th में बल आघूर्ण पढ़ा है, बल आघूर्ण, टॉर्क। टॉर्क की क्या कंडीशन है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बल युग्म से बनता है। बल युग्म कैसे बनता है? दो बराबर परंतु विपरीत बल एक ही वस्तु पर काम करें और अलग अलग बिंदुओं पर काम करें, इससे बल युग्म बनता है। बल युग्म से बल आघूर्ण बनता है और बल आघूर्ण के प्रभाव में वस्तु घूर्णन गति करना स्टार्ट कर देती है। यह क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों बलों को ध्यान से देखिए आप। ये बल कैसे हैं? F2 और F4 ये रेखीय हैं और विपरीत दिशा में है, बराबर हैं। ये तो एक दूसरे को कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो F1 और F3 है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अंदर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, विपरीत हो गए। दोनों की वैल्यू IBL है, बराबर हो गए। एक ही वस्तु पर लग रहे हैं दोनों, और एक इस बिंदु पर लग रहा है तो एक इस बिंदु पर लग रहा है। F2 और F4 तो निरस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन F1 और F3 जो हैं, नेट बल तो नहीं बनाएंगे, नेट बल तो जीरो रहेगा खैर। लेकिन ये दोनों बलों ने बल युग्म की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। अगर बल युग्म की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं तो ये दोनों ने मिलकर क्या बना लेंगे? बल युग्म बनाएंगे। बल युग्म से क्या बनेगा? बल आघूर्ण बनेगा। बल आघूर्ण के प्रभाव में यह वस्तु क्या करेगी? घूर्णन गति करना शुरू कर देगी। तो ये कॉइल कौन सी गति नहीं कर सकती, लेकिन ये कॉइल कौन सी गति कर सकती है? कर सकती। नहीं समझ में आया? फिर से, कॉइल पर लगने वाला नेट बल कितना हुआ? जीरो। इसलिए वो क्या नहीं कर सकती? रेखीय गति नहीं कर सकती। लेकिन कॉइल पर बल युग्म बना, बल युग्म की वजह से बल आघूर्ण बना। बल आघूर्ण के प्रभाव में कॉइल घूर्णन गति करेगी, करती है। तो जैसे ही आप जानते हो, ये सब सिस्टम तैयार करो और एक बार कसम से स्विच ऑन भर कर दो आप करंट को फ्लो करवाने का। तब तक तो रखी हुई है, जैसे ही स्विच ऑन किया करंट का ना, ये ऐसा घूमना स्टार्ट कर देती है, बड़ी जोर से घूमना शुरू कर देती है। और ये मोटर का प्रिंसिपल है। आप बिजली ऑन करते हैं, पंखा चलना शुरू कर देता है, तो ये मोटर का प्रिंसिपल है। समझ आ रहे हैं आपको? तो अब जो अभी मैंने बताई ये बातें, उनको नोट कर लेते हैं। बल की तरफ से बात करेंगे तो नेट बल जीरो रहेगा, लेकिन बल युग्म बनेगा। ठीक है, तो हम यहां नोट कर लेते हैं। देखिए, कुंडली पर लगने वाले बल F1 और F3, F1 व F3 परस्पर समान
विपरीत दिशा में एक ही वस्तु पर तथा उसके अलग अलग बिंदु पर कार्य करते हैं। F1 F3 परस्पर समान भी हैं, विपरीत दिशा में हैं, एक ही वस्तु पर है और उसके अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हैं। इसलिए ये कौन, F1 और F3, ये एक बल युग्म बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप कुंडली में एक नेट बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रभाव में कुंडली PQRS अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करने लगती है। ठीक है, कुंडली पर लगने वाले बल F1 और F3 परस्पर समान है, विपरीत दिशा में एक ही वस्तु पर है और उसके अलग अलग बिंदु पर कार्य करते हैं, इसलिए एक बल युग्म बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप कुंडली में एक नेट बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रभाव में कुंडली PQRS अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करने लगती है। कहाँ है कुंडली की अक्ष? अगर ये कॉइल ऐसे घूर्णन गति करना शुरू कर देगी तो यहाँ कहीं इसकी एक्सिस होगी और उस एक्सिस के परितः ही ये कॉइल ऐसा घूमेगी चारों तरफ। ठीक है, तो यहां पर एक अक्ष बना लेते हैं। ये हमने कॉइल की अक्ष बना ली और इस अक्ष के चारों तरफ कुंडली घूमना शुरू कर दिया। तो कुंडली रेखीय गति नहीं करेगी क्योंकि उस पर लगने वाला नेट बल 0 है, लेकिन घूर्णन गति करेगी क्योंकि उस पर बल युग्म का घूर्ण बन रहा है। और हमारा आर्टिकल यही है कि धारावाही कुंडली पर जो बल युग्म का घूर्ण बनेगा ना, उसको कैलकुलेट करना है कितना बनेगा बल युग्म का घूर्ण। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो बल युग्म का घूर्ण कॉइल में बना है, कितना बना है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हमें कुंडली पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का कैलकुलेशन करना है। कुंडली में उत्पन्न बल युग्म का आघूर्ण, क्या किसी स्टूडेंट को यह याद है बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, एक दोनों में से एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो कोई सा भी एक बल ले लो, चाहे आप F1 ले लेना या आप कौन सा ले लेना F3, दोनों ही मिलकर तो बनाते हैं। F2 और F4 का तो कोई रोल इसमें है नहीं, F1 और F3 मिलकर बनाते हैं, उनमें से कोई सा भी एक ले लेना। दूसरा,
F1 और F3 के बीच की लंबवत दूरी, F1 व F3 के बीच लंबवत दूरी, ये दो चीजें मुझे चाहिए। अगर ये दो चीजें मुझे मिल जाएं तो हम बड़ी आसानी से बल युग्म का गुण, इसको आप टाउ से भी प्रदर्शित करते हो, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे निकाली जाए, इसके लिए मुझे एक फिगर और बनाना पड़ेगा, और उस फिगर को बनाने के लिए अब मैं इस फिगर को हटाना चाहता हूं। ठीक है, हटाए दे रहे हैं अब हम इसको। कॉइल का अब हम टॉप व्यू आपको बना के दिखाएंगे। टॉप व्यू का मतलब, अभी हम आपको कॉइल को ऐसा दिखा रहे थे, अब हम आपको कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, कॉइल को ऊपर से देखिए। अभी आपके सर कहां है, इसके सामने है। अब आपके सबके चेहरे, आंखें कहां होनी चाहिए, ऐसा ऊपर से ऐसा देखेंगी। कुछ बात हमारी समझ आ रही है? अब ऐसा तो आप नहीं कर पाओगे, तो हम इसको ऐसा कर देंगे। ठीक रहेगा? नहीं समझ आया? कैसे देख रहे? अभी तक आप कैसे देख रहे थे? सामने से देख रहे थे। अब हम आपको इसको कैसे दिखाना चाहते हैं? ऊपर से हम आपको दिखाना चाहते हैं, और उसको हम बोलेंगे कि ये है टॉप व्यू। टॉप से देखेंगे, बॉटम से नहीं। लेकिन क्योंकि आप तो यहां आके ऐसा सर ऊपर नहीं रख सकते, मैं तो ऐसे कर लूंगा, पर बारी बारी से सब लोग आए तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बस एक छोटा सा काम कर दूंगा, टॉप व्यू आपको दिख जाएगा। कैसे? हम इसे ऐसा कर देंगे, दिख जाएगा ऊपर से, अभी आपको आ जाएगा नजर सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर से इधर। चलिए हम मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड कुछ टेढ़ा हो गया क्या? चलो समझ लो, आप होशियार हैं, है ना? आप होशियार, कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप। और इसको मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाहता हूं। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जब आप ऊपर से देखेंगे, देखो भैया, जब आप ऐसा देख रहे थे ना, तो आपको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दिख रही है। जब हम आपको ऐसा दिखाएंगे ना, ऐसे, अब आप बताओ, आपको ये वाली भुजा नहीं दिखेगी, केवल पॉइंट जैसा यहां दिखेगा बस। ये वाली भुजा भी आपको अब नहीं दिखेगी, आपको चौड़ाई दिखने लगेगी। चौड़ाई दिखने लगेगी मतलब ऊपर कौन सा था? क्यू आर। ऊपर क्या था? पी क्यू थी ऊपर, तो आपको ये पी क्यू दिखने लगेगी साइड। नहीं समझ आ रहा है? अरे इधर बच्चों को आ रहा है सबको? ऐसा जब आप देख, ऐसे कॉइल रखी है तो ये पी क्यू आर ऐसा ही की नहीं है। अब हमने तो आपको ये वाली पूरी लंबी भुजा दिख रही है, ये वाली भी पूरी लंबी भुजा दिख रही है। अब हमने इसको ऐसा कर दिया बेटा, या आप सोचो कि हम ऐसा आ जाए अगर ऊपर बिल्कुल, तो हमको ये भुजा दिखेगी क्या पूरी? फिर नहीं दिखेगी। अब आपको देखो ना बेटा, ऐसे देखो आप ध्यान से। अब आपको ये नहीं दिखेगा, अब आपको ये भी नहीं दिखेगा, आपको यहाँ P दिखेगा, यहाँ Q दिखेगा, और ये पूरी विड्थ इसकी दिखने लगेगी आपको। इसकी जगह केवल पॉइंट भर दिखेगा, ये लंबाई नहीं दिखेगी, पूरी पॉइंट भर दिखेगा आपको। कैसा? देखो, ये आपको दिखेगी, ये टॉप व्यू कॉइल का। बन जा भाई, ये हमने बना दिया। यहां पर क्या कर दिया? P, और यहां पर Q। ऐसा इसमें करंट I फ्लो हो रही है। आप बताएं, ना समझ में आया? आ गया? आ रहा है ना? इतना तो इमेजिन कर पा रहे हैं। ये ऊपर से अब हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, उसमें ये कॉइल ऐसे तिरछी मैंने रखी हुई थी, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे तिरछी कॉइल। अब आप ऐसा देख लो, वही चीज आ गई बिल्कुल। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये टेढ़ा सा कॉइल। क्लियर? ओके। ये P है, ये Q है, तो P से Q तक पूरा डिस्टेंस कितना? W। PQ भुजा W के बराबर है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिख दो यार, ये W लिख दिया हमने। यहां पर हमें
पूरी ये वाली लाइन नहीं दिखेगी, Q से जाने वाली ये लाइन भी हमको नहीं दिखेगी, ना तो ये दिखेगी ना ये दिखेगी, अब बस ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर? ओके। अब बल कहां है F1 और F3? देखो ध्यान से, ये ऐसा कौन सा बल है? F1 कहीं भी लगा लो, पूरी इतनी लंबी भुजा है। हम एक काम कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं इस फोर्स को थोड़ा खिसका के यहां लगा लेता हूं। बात तो वही है। अरे भाई ऐसे लगा हुआ है कि ऐसे लगा, किसी जगह लगा लो। अब अगर ऐसे F1 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मैंने आपको इसका कौन सा व्यू दिखाया है? टॉप व्यू। तो मैंने आपको ऐसा दिखाया है इसको। ये फोर्स किस तरफ लगेगा? फिर से अभी ये किस तरफ है? बिल्कुल हमारी तरफ लंबवत है कि नहीं है ऐसा? F1 हमने इसका टॉप व्यू आपको दिखा दिया। अब ये फोर्स F1 किस तरफ चला गया? तो इस पर जो भुजा ऐसे है, हमको दिख नहीं रही है, उस पर ये बल लगेगा ऐसा ऊपर की तरफ, F1। ये बताइए समझ में आया कि जबरदस्ती यहां कर रहे हैं आप? आ गया समझ में? तो फिर F3 को बताइए, F3 किस जगह पर लगा हुआ है? इस जगह पर F3 लगा है ऐसे कि नहीं लगा है? ऐसे ही लगा था। कॉइल हल्की से टेढ़ी, अरे यार कॉइल भी लचकदार है, ऐसे हल्की से टेढ़ी रखी हुई है। कॉइल को हमने थोड़ा ऐसा कर दिया, मतलब फोर्स को थोड़ा किनारे लेके आ गए हम, ऐसे बिल्कुल यही नक्शा है। अब ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं इसको। ये फोर्स किस तरफ लगने लगा? तो ये फोर्स अब आपको किधर की तरफ लगता दिखेगा? नीचे की तरफ लगता दिखेगा, यहां पर, और ऐसा लगता हुआ दिखेगा F3। अब आप ये मुझे बताएं, हम F2 और F4 की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो कैंसिल हुए। F1 और F3 इन्हों दोनों लोगों ने मेहनत करी और बहुत सारा टॉर्क बना लिया, कॉइल घुमाने लगे। हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे बस। अब ये मुझे बता दो जल्दी से कि क्या ये समझ आ गया कि फोर्स F1 ऊपर F3 नीचे कैसे दिख रहा है? ये हमको कम आया समझ में? आ गया है? ऐसे आसान बहुत है, ये आ गया होगा आपको। आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्या है बोलिए? ये कॉइल है एंड दिस इज F1। जब हम इसको टॉप व्यू आपको दिखाते हैं तो ये बल पलट के ऊपर चला जा रहा है, F1 लगा दिया ऊपर की तरफ मैंने। ये कौन सा फोर्स था? F3। जब हमने टॉप व्यू दिखाया तो ये कहां चला गया? क्लियर है? ओके। बाकी घर में लगा लगा के समझिएगा जाके। हमें क्या चाहिए? दोनों में से कोई भी एक बल चाहिए। F1 की वैल्यू भी कितनी है? IDL। और F3 की वैल्यू भी कितनी है? बट आई वॉन्ट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। बल तो हम लिख देंगे कोई एक भी, दोनों मुझे मालूम है, जो लिखवा लो आपकी मर्जी। बट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you will have to find out the perpendicular distance between F1 and F3। एक ऐसी दूरी चाहिए जो F1 और F3 दोनों पर लंब हो। कहां है ऐसा डिस्टेंस? देखो ध्यान से, सभी देखो। थोड़ा सा इसे मैं और हल्का इसकी क्रिया रेखा बढ़ा देते हैं पीछे तक। ये है देखो वो डिस्टेंस, इसको कुछ नाम रख लो, PQR या ST। ठीक है? अब आप गौर से देखिए, ये वो लंबवत दूरी है जो यहां चाहते हैं हम। कैसे पता कि लंबवत दूरी है? क्योंकि ऐसी दूरी है ना जो F3 के साथ भी कितने डिग्री का कोण बनाती है, और F1 के साथ भी कितने डिग्री का कोण बनाती है, और जो डिस्टेंस दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए वही तो है दोनों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी नहीं हो गई है। तो यहां पर रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो यहां तो मैं कोई भी वैल्यू लिख लूंगा, F1 लिख दो या आप F3 लिख दो, पर लंबवत दूरी के लिए अब हमको क्या चाहिए? PT। PT की वैल्यू कैसे निकाली जाए? अब एक छोटी सी चीज है, उसको और समझिए जरा, सभी ध्यान से देखेंगे। सॉरी, ये कॉइल है, कॉइल की अपनी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, तो इसका अपना एक एरिया भी होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया। तो क्या बता सकते हैं
कॉइल का क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश की अदिश? हाँ जी, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। वेरी गुड। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? आंसर है तल के लंबवत। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो दिस विल रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। ये क्या प्रदर्शित करेगी? एरिया वेक्टर प्रदर्शित करेगी। भले यहां बना लो, यहां बना लो, यहां कहीं भी बना लो, तल के कैसा होना चाहिए? समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको खिसका के थोड़ा शिफ्ट करके अगर यहां ले आए तो आपको नहीं लगता इसको चौड़ाई के भी लंबवत होना चाहिए? देखो ध्यान से ना, एरिया वेक्टर की दिशा क्या होगी? तल के। सबको ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बताओ, ये तल के लंबवत है कि नहीं? ये तल के लंबवत है कि नहीं? ये तल के लंबवत, तो ये सब एरिया वेक्टर तो है। तो हमने थोड़ा सा यहां खिसका के ले आया। ये क्या है? इसकी चौड़ाई। और ये क्या है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर चौड़ाई से कितना कोण बनाता है? यहां ले आओ, लंबाई से कितना कोण बनाता है? सिंपल चीज है यार, अभी भी आपको नहीं समझ आ रही है? तो हमने इसको थोड़ा खिसका के यहां ले लिया। अब हमको एक बात पता चल गई कि ये जो एरिया वेक्टर है वो चौड़ाई पर लंब होगा। चौड़ाई के साथ कितना एंगल बनाएगा? बनाओ। चौड़ाई कहां है? पी क्यू। पी क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो लाइन जाएगी वो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी। आप एरिया वेक्टर यहां बना लो तो भी सही है, चौड़ाई के बस लंबवत रहना चाहिए। आप एरिया वेक्टर यहां बना लो तो भी एरिया वेक्टर सही है। आप एरिया वेक्टर यहां बना लो तो भी सही है। कंडीशन क्या है? दैट एरिया वेक्टर शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द विड्थ और लेंथ। लंबाई हो या चौड़ाई हो, दोनों के हमेशा लंबवत रहना चाहिए। ये बताइए, ये एरिया वेक्टर समझ में आया या नहीं आया? मैंने बोल दिया इसलिए आप माने ले रहे हो। आ गया समझ में? ठीक है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे एक चीज और देखें। चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है बेटा। मान लिया ये एंगल कितना है? थीटा। मान लेते हैं कि माना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और कुंडली के क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये कितना है बता सकते हैं आप मुझे? ये क्या है? चौड़ाई। ये है एरिया वेक्टर। दोनों के बीच कोण कितना था? चौड़ाई और क्षेत्रफल सदिश 90 डिग्री। अगर उस 90 में ये थीटा हो गया तो ये कितना हो गया? तो बउआ ये कितना है? 90। तो बेटा ये कितना है? थीटा। अभी पिछली क्लास में आपको बताया गया, किसी क्लास में, समकोण त्रिभुज की अगर एक कोण तो 90 का होता ही होता है। अगर उसका एक कोण थीटा हो जाए तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या एक 90 माइनस थीटा हो जाए तो बचा हुआ कोण थीटा हो जाएगा। और आप जोड़ के देखो, तीनों कोणों का जोड़ 180 आना चाहिए। आ भी रहा। तो ये कोण कितना हो गया? थीटा। बस यही वो एंगल है जो हमें नाप के दिखा देगा। पीटी चाहिए ना आपको? जरा गौर से देखिएगा, इस थीटा के लिए भुजा कौन सा काम करेगी? लंब का काम करेगी। यहां पर माना थीटा किसके किसके बीच का कोण है? एरिया वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण है। देखो आप, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण है। हम एक समकोण त्रिभुज यहां लेना चाहते हैं। कौन सा? देखो भैया, समकोण त्रिभुज QTP या PTQ में। समकोण त्रिभुज PTQ दिखा सबको? PTQ, ये बड़ा सा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में थीटा, थीटा के जस्ट सामने इस समय ये काहे का काम करेगी, और 90 के ठीक सामने ये वाली भुजा काहे का काम करेगी। हम लगाना चाहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब की जगह पर क्या लिखें? PT। कर्ण की जगह पर PQ।
पी क्यू की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू। पी क्यू ही तो चौड़ाई है बेटा, तो डब्ल्यू लिखेंगे और फिर इधर ले आएंगे। इससे पी टी मिल जाएगा कितना? डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू लिखोगे ना पी क्यू की जगह, फिर इधर डब्ल्यू साइन थीटा पी टी की जगह। देखो जिसकी तलाश थी मिल गया पी टी। F1 और F3 में कोई भी एक वैल्यू लिख दो आप, IBL। PT की वैल्यू कितनी आई है बेटा? W साइन थीटा। क्या ये आपको समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई आप बोलोगे नहीं, हमको कैसे पता लगेगा? आ रहा है समझ में? ओके। अब सभी फिर से एक बार ध्यान से देखो, ये क्या है बोलो? कुंडली, आयताकार कुंडली है, उसकी लंबाई, तो फिर ये क्या है? चौड़ाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? आयत की लंबाई है L, चौड़ाई है W, तो L इंटू डब्ल्यू क्या है? ये इस कुंडली का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को हम किससे लिख देते हैं? A से। टाउ इज इक्वल टू I B, और इसको हमने क्या लिख दिया? A साइन थीटा। और अब लिख ही दिया है तो बता भी दो कि ए क्या चीज है। कुंडली पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है ये। समझ आ गया बेटा? अच्छा, एक छोटी सी आ गया, बलयुग्म का गुण बन गया। इतना बलयुग्म बनेगा और इस टॉर्क की वजह से वो कॉइल बड़ी जोर से घूमना शुरू कर देगी। इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये कि अगर अभी हमने तार के कितने फेरे लगाए हैं? एक फेरा केवल, यहां से लाके ऐसा 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 नीचे छोड़ दिया उसको। अगर हम कुंडली में तार के n फेरे लगा देते, एक फेरे में जब इतना टॉर्क बन रहा है तो n फेरे लगे होते कितना टॉर्क बनता? n का गुणा करा दो, ठीक है? तो लिख देंगे यदि कुंडली में तार के n फेरे हों तब उस पर आरोपित या उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण उस पर उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण n से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो n I A B साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा n I A B साइन थीटा। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं आप कितना पढ़ते हो घर में, चेक कर लें। सब बच्चे कह रहे मत चेक करो। इसको पहचानते हैं आप क्या? NIA। आप बहुत सारे बच्चे इसको याद कर लेते हैं ना IA। तो NIA क्या होता है, याद है किसी को? हाँ हाँ सही बता रहे हैं आप, बताइए। देखो सब भूल गए और हमने 1 मिनट लगा चेक कर लिया, आप घर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो इस समय। यही तो है, आपको याद करिए भी। कुछ दिन पहले जब कॉइल की बात कर रहे थे, इसको बोला गया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया गया था इसको, याद आया? तो इसकी जगह पर हम M लिख सकते हैं। NIA इज इक्वल टू M, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप इसको लिखोगे तो टाउ की वैल्यू क्या बन जाएगी? M, फिर B और ये साइन थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा कुंडली पर उत्पन्न बल युग्म के आघूर्ण का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है ये आर्टिकल।
एक छोटी सी चीज और आप देख सकते हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? सदिश। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश, बल युग्म का आघूर्ण सदिश। दो सदिशों का गुणा करने से सदिश राशि मिल रही है। क्या आप बता सकते हैं ये m और b का किस प्रकार का गुणन है? अदिश गुणन की सदिश गुणन? सदिश गुणन। डॉट गुणन की क्रॉस गुणन? क्रॉस गुणन। तो इसको क्या लिख सकते हो भाई? आप वेक्टर टाउ का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लिख सकेंगे, या वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अगर हम इसका परिमाण आपसे पूछेंगे तो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो m क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एम बी साइन थीटा। तो बेटा यही चीज तो आ जाएगी ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये उस टाउ का वेक्टर फॉर्म भी है, सदिश रूप जिसे आप कहते हैं। इस तरह से हमने क्या कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को रखा, उसमें करंट फ्लो की, और करंट फ्लो होते ही कुंडली क्या करने लगी? बताइए, नेट बल कॉइल पर कितना है? 0। और कुंडली पर क्या बना? बल युग्म का आघूर्ण। तो कुंडली, ध्यान से सुनो, कुंडली चलती नहीं है पर चलती है। समझ आ रहा है आपको? कुंडली चलती नहीं है पर चलती है। तो कैसा नहीं चलती? रेखीय गति में। कैसा चलती है? यही तो फैन में हो रहा है। कभी फैन आपकी पूरी छत में ऐसा घूमता है? एक जगह रहता है और ऐसे रोटेट करता है, ये करता है। समझ आ गया? अच्छा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। टाउ की डायरेक्शन बताइए। आपने क्रॉस प्रोडक्ट देखा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने एक बेसिक रूल बताया है, राइट हैंड कर्ल रूल। एम की तरफ हाथ कर दो और बी की तरफ उंगलियां मोड़ दो। एम की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन पे होगी? आप याद रखिए, एन और आई अदिश राशियां हैं, ए सदिश है, एम की दिशा वही होगी जो ए की दिशा होगी। एम की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन दोनों कैसे होंगे? सेम। वेक्टर एम इज इक्वल टू एन आई वेक्टर ए। तो पहले एम की दिशा में आप पूरा हाथ करिए और बी की दिशा में उंगलियां मोड़ दीजिए, बस इतना सा आपको करना है। अगर ये कॉइल है तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ? ऐसा। बी किधर की तरफ? ऐसा, इधर की तरफ। तो ऐसे एरिया वेक्टर की तरह आपका हाथ कर दिया और बी की तरफ उंगलियां मोड़ दिया। अंगूठा किस तरफ इशारा करता है? तो इस सिचुएशन पे जो कॉइल हमने बनाई है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ऊर्ध्वाधर। ठीक है। और एक क्वेश्चन सुनिए, एक तो ये पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन, हमने कॉइल का आकार कैसा लिया है? आयताकार कि वृत्ताकार? अगर हम वृत्ताकार ले लेते तो टाउ पर क्या इफेक्ट आता? अगर हम कॉइल को ऐसा रेक्टेंगल के बजाय सर्कुलर ले लिए होते तो टाउ पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या आप बता सकते हैं मुझे? टाउ कम हो जाता, बढ़ जाता, या इतना ही रहता टाउ? बताइए, सभी लोग सोचिए। देखो, इन सब सवालों के सोचने का जिम्मा सबका है ना? पीछे वाले बच्चे में सोचे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आगे वालों को सोचने दो। आप सब भी सोचिए कि अगर मैं रेक्टेंगल की बजाय सर्कुलर कॉइल ले लिए होते तो टाउ का फॉर्मूले पे क्या इफेक्ट आता? बल युग्म के आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता? बढ़ जाता, घट जाता, इतना ही रहता, या हम ज्ञात नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। अरे यार, आप टाउ का सूत्र देखो भैया, टाउ के सूत्र में कॉइल का एरिया आ रहा है। अब बेटा, एरिया चाहे सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो, अगर आयताकार होगी तो इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, सर्कुलर होगी तो उसका एरिया ले लेंगे। क्यों कोई इफेक्ट आएगा? आकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कॉइल आप आयताकार बनाओ, वृत्ताकार बनाओ, नो इफेक्ट ऑन टाउ। हाँ, ये हो सकता है, आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए पूछ सकते हैं। मेरे पास 100 सेंटीमीटर का तार है,
100 सेंटीमीटर का तार, हम चाहे तो उसकी सर्कुलर कॉइल भी बना सकते हैं, गोल घुमा के ऐसा, और हम चाहे तो उसके रेक्टेंगुलर कॉइल भी बना सकते हैं। सर्कुलर बनाएंगे तो और रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो दोनों दशाओं में टाउ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कब टाउ कम रहेगा, कब टाउ ज्यादा होगा, दोनों में बराबर होगा नहीं, इस बार बदल जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर परिधि होगी ना, 100 सेंटीमीटर से आप मोड़ करके आयत भी बना सकते हो, 100 सेंटीमीटर से मोड़ के आप वृत्त भी बना सकते हो। तो ये 100 सेंटीमीटर की क्या बनेगी, परिधि। आयत बनाओगे तो उसकी, वृत्त बनाओगे तो उसकी, उस परिधि से हम उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगाएंगे, या वृत्ताकार बनाओगे तो त्रिज्या निकाल लेंगे, और फिर हम पता लगा सकते हैं कि किसका टाउ ज्यादा होगा या कम होगा। बड़ा सिंपल है, 9th 10th की ज्योमेट्री लगेगी, सिंपल सी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस पर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको चीज बताई गई है ये आपको समझ आ गई है पूरी। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।